हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगिनर सीरीज। बिगिनर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कफील अहमद और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे पिछले 3-4 वीडियो से कि हम क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं क्या। तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख रहे हैं कि हम वेक्टर को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो वेक्टर एडिशन हमने देख लेते, वेक्टर सब्सट्रैक्शन हमने देख लेते, अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है ये हम देख रहे थे। तो हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और अगर एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ और डायरेक्शन नहीं होती, तो अगर ऐसी क्वांटिटी हमें मिलती है तो हम ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं और अभी हम देखने वाले हैं कि अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें एक जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो भी एक वेक्टर होता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो फॉर्मूला या फिर ये जो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है वो है पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि पोजीशन वेक्टर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो रिजल्ट मिल रहा है इन दोनों का यानी टॉर्क, इसको हम टॉर्क कहते हैं। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं। तो ये जो टॉर्क है इसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक वेक्टर मिल रहा है, तो इसको कहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर हम क्रॉस, ये ऑपरेटर जो है तो इसको सिंबल के तौर पर लेते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके स्केलर प्रोडक्ट से। तो स्केलर प्रोडक्ट में हम डॉट लेते हैं, सिर्फ सिंपल डॉट ऐसा, और यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ताकि हम स्पेसिफाई कर सके कि हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो आप इसे समझ गए होंगे कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक वेक्टर मिलता है तो हम उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम इसको अगर यहां पर हमें दो वेक्टर दिया है, सपोज कीजिए वेक्टर ए और एक वेक्टर दिया है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा है, मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहां पर हमें एक वेक्टर मिला वेक्टर सी, ये वेक्टर रहने वाला है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा। जैसे यहां पर हमें वेक्टर आर और वेक्टर एफ, इसको मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर मिल रहा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर मिला, बराबर। तो अब ये कैसे हमको, ये कैसे निकालना है हमको, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालें। अब याद रखिएगा ये जो ऑर्डर होती है ये बहुत मैटर करती है, मतलब जो मैंने पहले लिखा हो और जो बाद में लिखा हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, जब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे जब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसकी ऑर्डर को स्विच नहीं कर सकते, जैसे आपने स्विच किया ये रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा, जैसे आपने इसके ऑर्डर को स्विच किया ये रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा। इस पर एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, जस्ट मैंने अभी आपको शुरुआत में बता दिया। तो इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड अगर हमको चाहिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा इसका मैग्नीट्यूड जो हमको मिलने वाला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये मिलने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे उन दोनों के बीच के साइन के एंगल, इन दोनों के बीच का जो साइन का एंगल रहेगा वो थीटा रहेगा। अब यहाँ पर हम थीटा हमेशा, मैंने शुरुआत से आपको बोला कि थीटा हमेशा हम लेसर एंगल होता है, जो छोटा एंगल होता है उसी को कंसिडर करते हैं। एक और एंगल है आप देख रहे होंगे ये वाला, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करें। हम ये जो एंगल है, जो लेसर एंगल है, मतलब जो 0 से 180 के बीच में रहना चाहिए, उसी एंगल को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम एंगल लेने वाले हैं वो छोटा एंगल रहेगा थीटा, यानी ये वाला एंगल रहेगा। तो हम यही एंगल की बात करेंगे हमेशा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो हो जाएगा आपका, इसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उनके बीच का साइन का एंगल हम लेते हैं, साइन का रेशियो हम लेते हैं। तो इस तरह ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो गया। यहां पर आप लिख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, अब इसकी डायरेक्शन का क्या, तो इसकी डायरेक्शन के लिए फॉर डायरेक्शन
वी यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे हम देखते हैं। इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी एक है और राइट हैंड थंब रूल भी है, तो मुझे ज्यादा इजी लगता है और आपको ये ज्यादा इजीली समझ में भी आएगा अच्छे से, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। तो हम डायरेक्शन फाइंड आउट अगर करना है इसकी तो कैसे करेंगे। तो एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस बताऊंगा राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हम इससे पहले बात कर चुके कि प्लेन क्या होता है। तो प्लेन ये होता है कि जिसमें 2 डायमेंशनल होता है वो, आप उस 2 डायमेंशनल सरफेस, जैसे ये एक सरफेस है, आपका एक पेपर है, वो 2 डायमेंशनल सरफेस है, उसकी थिकनेस 0 के बराबर है। ऐसा समझो, ये प्लेन, ये सरफेस की थिकनेस 0 के बराबर है, लेकिन इसके अंदर 2 डायमेंशन है। आप देख रहे होंगे कि एक डायरेक्शन जो है तो इसका लेंथ है, लंबाई है, ओके, और एक उसकी हाइट है। बाकी आप जो है तो इसकी डेप्थ, उसके अंदर कुछ भी डायमेंशन नहीं देख रहे होंगे, आप इससे डेप्थ नहीं समझ सकते ना इस सरफेस से। तो ये हमारा एक प्लेन हो गया, बराबर। प्लेन मतलब जिसमें 2 डायमेंशन हो, बस आप सिंपल समझेंगे अगर इसको, तो जिसमें 2 डायमेंशन हो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत मैटर करने वाला है। तो देखिए, जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो यहां पर अगर हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हमेशा आपको जो पहले है और जो बाद में है, तो जो पहले है वहां से आपको बी की तरफ जाना होगा, मतलब यहां से बी की तरफ जाना होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहां पर आपको करना है जॉइन 2 वेक्टर्स टेल टू टेल, टेल टू टेल। तो टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, जैसे हमने यहां पर ज्वाइन किए 2 वेक्टर्स को, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस योर हैंड एट द ज्वाइनिंग पॉइंट, एट द ज्वाइनिंग पॉइंट। तो ज्वाइनिंग पॉइंट पर आपका हाथ आपको प्लेस करना है। अब तीसरा आप क्या करेंगे, कर्ल योर फिंगर, कर्ल योर फिंगर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम वेक्टर ए टू बी। तो यहां पर वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आपकी फिंगर्स को कर्ल करना है। कैसे मैं बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। कर्ल योर फिंगर ए टू बी, योर थंब, स्ट्रेच योर थंब, स्ट्रेच योर थंब and it will provide the direction for वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और वेक्टर C। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले A क्रॉस B अगर हम कर रहे हैं, ए क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं, यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये कर रहेगा। तो देखो, सबसे पहले जो वेक्टर है वहां पर आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है, टेल टू टेल, जैसे यहां पर ज्वाइन है। अब आपका जो है तो ज्वाइनिंग सेक्शन पे आपका राइट हैंड रखना है, आपको ऐसे प्लेस करना है। अब ऐसे क्यों प्लेस करना है, ये आपके जो थंब पाम है, जिसको हम हथेली कहते हैं, उसका फेस हमेशा दूसरे वेक्टर की तरफ होना। जो पहले नंबर पे वेक्टर है उस पर आप अपना हाथ रखेंगे और आपकी हथेली जो रहने वाली है उसका फेस हमेशा आप दूसरे वेक्टर की तरफ रखेंगे। तो आप जैसे यहां पर हाथ रखेंगे, अब आपको वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाना है, तो आप अपनी उंगलियों को कर्ल कर लेंगे। अब यहां पर थंब को स्ट्रेच करना है, थंब को स्ट्रेच करना है तीसरे पॉइंट में। तो जो थंब स्ट्रेच हो रहा है वो आपकी डायरेक्शन शो करने वाला है, वो आपकी डायरेक्शन शो करने वाला है, ठीक है। तो जैसे यहां से हमने इसको कर्ल किए, वेक्टर बी की तरफ गए, तो हमने देखे कि हमारा फिंगर जो है तो आउट, बाहर की तरफ जो है तो ये स्ट्रेच कर रहा है, ओके। तो ये जो उसकी डायरेक्शन रहने वाली है, ये उसकी डायरेक्शन रहने वाली है। अब अगर ये एक प्लेन है, तो जिसमें हम देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक प्लेन के अंदर है, मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में तो नहीं है। तो यहां पर जो हमने इसका रिजल्टेंट निकाले, यानी वेक्टर सी जो निकाले क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, तो उसका मैग्नीट्यूड 2 ही हो गया। अब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी इस मेथड के थ्रू, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू। तो वो आउटसाइड होंगी, मतलब यहां पर प्लेन की आउटसाइड निकलेंगी, उसको परपेंडिकुलर होंगी, मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगी बाहर की तरफ। ऐसे हम देखेंगे उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ओके, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 2 वेक्टर्स है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है।
अब यहाँ पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ हाथ अपने ऐसे कर्ल करूँगा और ये थंब को स्ट्रेच करूँगा। तो आप देख रहे हो कि थंब जो है तो इधर पॉइंट कर रहा है। तो ये इसकी रिजल्टेंट की क्या रहने वाली है, वेक्टर सी की डायरेक्शन रहने वाली। तो इस तरह हम इसको फाइंड आउट करने वाले हैं, इस तरह हम इसकी डायरेक्शन को निकालते हैं। इसके लिए मैथ एक फॉर्मूला भी है, वो भी हम देखने वाले हैं, लेकिन आपको ये मेथड याद ध्यान में रहना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करता हूँ, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो देखो अब आपको पहले नंबर पे वेक्टर बी है तो आपको बी से ए की तरफ आना पड़ेगा। मतलब आपको ये वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद बी से ए की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि पहले नंबर पे बी है। तो इस ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहां पर हमको क्या करना है, वेक्टर बी पर अपना हाथ प्लेस करना है और ऐसे प्लेस करना है कि आपकी जो हथेली रहे वो वेक्टर ए की तरफ रहे। तो कैसे रखेंगे, हम यहां पर इसको ऐसे रख सकते हैं, तो ही जाके हमारी हथेली यहां पर इसको इसकी तरफ रहेंगे, इसका डायरेक्शन, हथेली का डायरेक्शन फेस जो है तो इसकी तरफ रहने वाला है। अब इसको कर्ल को, फिंगर को कर्ल कर लो और थंब को आपके जो उंगला है उसको स्ट्रेच कर लो। तो जैसे आप स्ट्रेच करेंगे तो आप देख रहे हो कि ये अंदर की तरफ शो कर रहा है, ये अंदर की तरफ शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो जा रही, डायरेक्शन चेंज होंगे इसका मतलब वेक्टर चेंज हो जाएगा भाइयों। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन के लिए थंब राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं। इसको मैं एक यहाँ पर अगर आपको प्रेजेंटेशन दूँ इसका, तो पहले हम वेक्टर ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ हम ले रहे थे। तो आप देख रहे हो कि थंब जो है स्ट्रेच कर रहा था आपकी तरफ। अब अगर हम वेक्टर बी से ए की तरफ जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि इसके अलॉन्ग हमने हमारा हाथ रखे ज्वाइनिंग पॉइंट पर रखना है, ठीक है। अब यहाँ से मेरी हथेली का जो फेस था वो वेक्टर ए की तरफ था, तो यहाँ से हमने अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करे और थंब को उंगलियों को करके और थंब को स्ट्रेच किए। तो आप देख रहे होंगे कि थंब का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट में ये सब चीज़ें मैटर नहीं कर रही थी, क्यों, क्योंकि हमें स्केलर मिल रहा था, उसमें डायरेक्शन नहीं होती थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। लेकिन यहाँ पर आपको ये फर्क ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। इस पर और एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब आपको अगेन मैंने कहा हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कीजिए। तो आपको वेक्टर ए पर अपना हाथ रखना है, आपकी हथेली जो है वेक्टर बी की तरफ रहनी चाहिए, और आप क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को कर्ल कर लेंगे इस तरफ, वेक्टर बी की तरफ, इस तरह से। तो आप मेरा थंब देख रहे होंगे, थंब जो है तो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल में हम देखते हैं वेक्टर बी से वेक्टर ए की, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी पहले वेक्टर बी है और फिर वेक्टर ए है। तो ये क्या होने वाला है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे हाथ को प्लेस करेंगे वेक्टर बी पर और हमारी हथेली जो रहेगी उसका फेस रहेगा वेक्टर ए की तरफ। तो यहां पर हम देख रहे होंगे, उसको कर्ल कर लेंगे और थंब को स्ट्रेच करेंगे, तो आप देख रहे होंगे थंब जो है तो नीचे पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर रहने वाली है, नीचे की तरफ रहने। तो ये इस तरह आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, आपको यही मेथड फॉलो करना है। आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक पॉइंट जो इसी मैंने आपको बताया अभी, तो बस यही चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब आप करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब आप करते हैं तो और आपको वेक्टर सी मिलता है, यहां पर जैसे मिल रहा है, तो यहां पर वेक्टर सी जो रहने वाला है, जैसे मैंने बताया कि ये जो प्लेन में उसको परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये प्लेन है तो इसको परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन रहेगी, ओके। अगर ये प्लेन है तो इसको परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन रह सकती है या फिर नीचे से रह सकती है, ओके। जो भी आप डायरेक्ट प्लेन लेना चाहे, तो उस प्लेन पर हमेशा जो रिजल्टेंट रहेगा यानी वेक्टर सी, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये पॉइंट अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा, इसको आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसको आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल जाएगा। तो वेक्टर सी जो आपका है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के। ये पॉइंट आपको आपके ब्रेन में फिट रहना चाहिए। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है हम चलिए देखते हैं, आप जब तक इसको लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्शन मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें दिया है वेक्टर ए और वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर बी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि एक वेक्टर के अंदर क्या होता है, एक वेक्टर में क्या होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड जो निकाले वो था ए बी साइन थीटा। अब इतना पार्ट तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड,
अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो आपको मिलने वाला है वेक्टर सी, तो एक वेक्टर क्वांटिटी रहने वाली है, वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी ना। तो यहाँ पर हमको चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एन कैप यूज करते हैं। एन कैप क्या है आप जानते हैं, यूनिट वेक्टर है। तो एन कैप ये डायरेक्शन शो कर सकता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, जो कुछ भी हो सकती है उसको ये शो करने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डायरेक्शन भी हमें मिल गई। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये पूरा फॉर्मूला इसका हो जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसमें आप देख रहे होंगे कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब हमको अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, एन कैप ऐसे ही लिखते हैं, बाकी सारी टर्म को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब ये वेक्टर देखिए, ये वेक्टर किसके बराबर है, वेक्टर ए बराबर होगा इसके मैग्नीट्यूड के और इसके डायरेक्शन के। तो इसका मैग्नीट्यूड है ये और इसका डायरेक्शन है ए क्या। ठीक इसी तरह से वेक्टर बी किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी क्या, क्योंकि एक वेक्टर में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होती है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम इसको कट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है ए क्या क्रॉस बी क्या अपॉन साइन थीटा एन क्या। ये हो गया डायरेक्शन के लिए या यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करें। तो ये प्रोसेस मैं चाहता तो ये फॉर्मूला लिख सकता था डायरेक्ट, लेकिन ये प्रोसेस ध्यान में रहेगा तो आप कहीं पर अटकेंगे नहीं। ये प्रोसेस ध्यान में रहना चाहिए। हाँ अल्टीमेटली ये फॉर्मूला में है, लेकिन ये प्रोसेस पूरा ध्यान में रहना चाहिए कि एक वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए फॉर यूनिट वेक्टर एन क्या, फॉर यूनिट वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में होते हैं उसको हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्यों परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये तो डायरेक्शन शो करता है ना आपका जो भी रिजल्ट मिलता है आपको। यानी वेक्टर सी अगर आपको मिलने वाला है तो वेक्टर सी का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन को, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखे। तो ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, हम फिर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हमें और अच्छे समझ में आएगा। तो सपोज कीजिए हमें दो वेक्टर्स दिए हैं, ये हम यहां पर एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए। तो एक जो आपको वेक्टर दिया है वो एक्स डायरेक्शन में दिया है और ये वेक्टर ए आपको दिया है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट्स और यहां से वेक्टर ए से 30 डिग्री के डिस्टेंस पर आपको z डायरेक्शन के अंदर वर्टिकल ऊपर नहीं, y डायरेक्शन में नहीं, z डायरेक्शन में मतलब अंदर z डायरेक्शन में आपको वेक्टर बी दिया है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है 2 यूनिट्स और यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। और आपसे हमसे पूछ रहा है कि फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड, पहले हम मालूम करेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से और ये हो जाएगा साइन थीटा, उनके बीच का एंगल जो साइन का एंगल है। ठीक है, अब यहां पर वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दिया है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या दिया है 2, साइन 30 हमको यहां पर दिया है साइन 30। अभी हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचने वाला है 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी, ये जो हमको मिला इसका 2 यूनिट्स मिला, 2 यूनिट्स मिला। ओके अब इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिस प्लेन के अंदर दो वेक्टर होते हैं, जिस प्लेन में दो वेक्टर होते हैं
उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है तो हमारा उसकी डायरेक्शन होती है, जो तीसरा हमने निकाला, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब हम लिखेंगे और हमको मिलने वाला है वेक्टर सी, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड तो हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो रहने वाली है वो रहने वाली है सी कैप। ओके, तो ये किधर रहेंगी, तो ये रहेंगी वाई के अलॉन्ग। वाई के अलॉन्ग क्यों रहेंगी, क्योंकि ये एक्स और जेड डायरेक्शन में है, एक्स और जेड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ये एक्स और जेड डायरेक्शन के अंदर है। तो एक्स और जेड डायरेक्शन जो होती है इनको परपेंडिकुलर क्या होती है, वाई डायरेक्शन होती है, मतलब ये जो वेक्टर आपका रहने वाला है ये वाई के अलॉन्ग रहेगा। मैं थोड़ा बड़ा उतार रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो ये रहने वाला आपका वेक्टर सी, जो कि वेक्टर ए को भी परपेंडिकुलर रहेगा, वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाले, 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अगर ये वाई के अलॉन्ग है तो वाई के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो 2j कैप होता है, 2j कैप होता है। अगर हम बी से ए की तरफ आते तो हमारा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 2 ही रहता, लेकिन डायरेक्शन नीचे हो जाता। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, बी क्रॉस ए क्या हो जाता हमारा, बी क्रॉस ए हो जाता -2j कैप। तो आई होप कि आपको ये फर्क भी समझ में आएगा और एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, यहां पर हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, और ये बातें आपको पता है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको मेंशन कर रहा हूं। क्यों पता है, क्योंकि यहां पर हम स्पेशल केसेस में हम यहां पर एंगल की बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ये होता है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अगर हम ये देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, अब यहां पर आप जैसे थीटा की वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, थीटा की वैल्यू 0 डाल के, तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। तो यहां पर ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएंगी 0, पूरी की पूरी टर्म हो जाएंगी 0, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो 0 के अंदर ये जादू है कि वो सबको 0 कर देता है, ठीक है। अब दूसरा केस जो होता है वो होगा थीटा इज इक्वल टू 180, मतलब दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनके बीच का एंगल क्या होता है 180, ये ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। एंगल 0 है मतलब पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में मतलब पैरेलल है, ठीक है। ऑपोजिट है मतलब एंटी पैरेलल है। ओके, तो यहां पर ए क्रॉस बी, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा हमारा, अगेन 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 जो होता है वो 0 होता है, साइन 180 0 ही होता है। और नंबर तीसरा होगा आपका थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जैसे ही थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, ए बी साइन 90। और साइन 90 आप जानते हैं कि 1 होता है, और 1 मैंने इससे पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज होती है 1 से -1 के बीच में जो है तो उनकी वैल्यू ऑसिलेट होते रहती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो यहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू 90 पे मिलेंगी, तो इसलिए आपका आंसर मैक्सिमम आने वाला है। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कुछ केसेस थे जो मुझे लगा कि आपको समझ में आपको बताने चाहिए स्पेशली। वैसे तो हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और अच्छे समझ में आएंगे, तो इसे आप लिख लीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स की बेस पर वो होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट ये कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था कि वो कम्यूटेटिव है, मतलब अगर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, मतलब पहले वेक्टर बी लिखेंगे और बाद में वेक्टर ए लिखेंगे, तो इन दोनों के रिजल्ट सेम नहीं आने वाले, बदल जाएंगे। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये बराबर नहीं हो सकता वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। और हमने अभी देखा था, क्यों देखा था, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले आप ए से बी की तरफ जा रहे थे, अब आप बी से ए की तरफ जा रहे थे, तो डायरेक्शन चेंज हो रही थी। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रहेंगी। और डायरेक्शन ऑपोजिट रहेंगी तो एक वेक्टर क्वांटिटी हमको मिलेंगी, और जैसे ही वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है तो वेक्टर बदल जाता है। ये तो शुरुआत में हमने देख लिए थे, ठीक है। अब सपोज कि यहां पर हमें वेक्टर दिया है, ये वेक्टर ए हमको दिया है और वेक्टर बी हमको दिया है ये, ठीक है। इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमको यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है पहले।
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना हाथ प्लेस करेंगे और अपनी उंगलियों को कर्ल कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो इनका जो भी आने वाला है वो आने वाला है ए बी साइन थीटा जो हमने निकाले। अब इसका डायरेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस अपना हाथ यहाँ पर प्लेस करेंगे, उंगलियों को कर्ल करेंगे बी की तरफ और थंब को स्ट्रेच करेंगे। तो थंब हमारा इधर जो है तो आउटसाइड डायरेक्शन शो कर रहा है बराबर। अब यहाँ पर हम आउटसाइड आ रहे थे, डायरेक्शन इसकी क्या थी, आउटसाइड थी और इसके परपेंडिकुलर थी, क्योंकि प्लेन ये है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये रहने वाली है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कर रहे हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो इस प्रोसेस में क्या होने वाला है, हम बी से ए की तरफ आएंगे तो पहले बी पर हाथ हमारा प्लेस करेंगे, फिर उंगलियों को कर्ल करेंगे और जैसे थंब को स्ट्रेच करेंगे थंब अंदर की तरफ जाएगा। पहले थंब बाहर की तरफ आ रहा था, अब अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब अंदर की तरफ होगी पहले अभी, और पहले क्या हो रहा था यहाँ पर बाहर की तरफ और यहाँ पर अंदर की तरफ। तो जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेक्टर चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। हाँ, कब बराबर हो सकते हैं ये बात हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये तभी बराबर हो सकते हैं, ये तभी बराबर हो सकते हैं, गौर से देखिए, जब हम वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे। वेक्टर बी का जैसे ही हम नेगेटिव वेक्टर लेंगे तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ बी। अब इनके बीच का एंगल जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है बराबर, इनके बीच का एंगल ये रहने वाला है। इसको हम सपोज कर लेते हैं, इसको भी हम ये थीटा, इसको हटा के यहाँ पर हम समझते हैं इसको थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको चाहिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब हम कर रहे थे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे थे तो हम ऐसे इस तरीके से जा रहे थे, पहले इस तरह से जा रहे थे बराबर, और डायरेक्शन किधर आ रही थी, इधर आ रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ले रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना हाथ पहले यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा वेक्टर बी की तरफ, मतलब माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर से जैसे हम हाथ प्लेस करेंगे और इसको वेक्टर ए की तरफ लेकर आएंगे, उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो जैसे ही हम कर्ल करते हैं तो हमारा थंब जो है तो किधर डायरेक्शन शो कर रहा है, आउटसाइड शो कर रहा है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में हमारी डायरेक्शन किधर थी, आउटसाइड थी। अब इनका मैग्नीट्यूड चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सेम आने वाला है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इक्वल जब भी हो सकते हैं या फिर कम्यूटेटिव जब भी हो सकते हैं जबकि आप नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर लो। वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कब होगा, जब आपको नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर लेना पड़ेगा वेक्टर बी का, तो ही जाके आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसको आप नोट में लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इस समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमको दे रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, अगर हम इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे बराबर। ये पॉइंट तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इट्स सेल्फ इज जीरो। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, क्यों, क्योंकि जैसे हम एक वेक्टर दिया हमको, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए दिया है और वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वेक्टर ए की डायरेक्शन हमेशा इधर रहने वाली है, मतलब इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा मतलब वो पैरेलल रहेंगे एक दूसरे को। और जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे उसको साइन जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है, इनके बीच का एंगल जीरो है ना, वेक्टर ए का हम ए के साथ ले रहे हैं तो इनके बीच का एंगल जीरो है, तो ए साइन जीरो हो जाएगा और साइन जीरो जीरो होता है तो इसलिए पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स जो हमको दिया, अगर सेल्फ प्रोडक्ट हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट उसका, तो आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो हो जाएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो हो जाएगा, के कैप क्रॉस के कैप जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है और पॉइंट्स है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम एग्जाम्पल उस पर सॉल्व करेंगे जब भी उसको लेंगे। अभी हम पहले एग्जाम्पल इस पर देखते हैं कि ये जो हमने पॉइंट्स देखे इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं ताकि हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमसे पूछ रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट, यहाँ पर डॉट लेना है वेक्टर ए के साथ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमें दो वेक्टर दे दिए, उनके बीच का एंगल हमें दे दिया थीटा, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि पहले हमने दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लिया और उनका हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए के साथ। तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये जो रहने वाला है, हमको सपोज कीजिए कि हमें वेक्टर सी मिला, यहाँ पर हमने सपोज कीजिए कि हमें वेक्टर सी मिला, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए फाइंड आउट करना है। तो अब क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आप जो है तो देख रहे होंगे ऑप्शन हमें दिए। अब यहाँ पर एक सोचने की बात है कि जैसे ही हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेते हैं तो ये वेक्टर सी इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है,
क्योंकि ये जिस प्लेन में रहेंगे वेक्टर सी उसको क्या रहने वाला है, उसको परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे हमने यहां पर देखे थे कि अगर दो वेक्टर्स है यहां पर, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, ये थीटा है, तो हम देखते हैं कि वेक्टर सी इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। तो वेक्टर सी यहां पर इन दोनों को इस तरह से, सॉरी, तो वेक्टर सी जो रहने वाला है इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। अब हमने देखा कि जब वेक्टर सी परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए के और वेक्टर सी परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी के। अब हम अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मतलब वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि यही बोल रहा है ना, ये जो टर्म है यही बोल रही है ना कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो बराबर है वेक्टर सी के, जो हमने कंसिडर करे, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए ले रहा है हमें। देखो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब ब्रैकेट में कोई टर्म होती है इस तरीके से, तो पहले आप उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद उसको आप ऑपरेट करते हैं, उसके बाद उसको दूसरे जो भी ऑपरेशन होता है वो करते हैं, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में ये है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो वेक्टर सी मिला। अब वेक्टर सी मतलब इसी का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया वेक्टर ए के साथ। तो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखे थे। तो अगर यहां पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा सी ए कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए हमको ये क्या मिलने वाला है, जीरो। ये इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया सी ए कॉस 90, और कॉस 90 यहां पर हम देखते हैं कि जीरो होता है, तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये एग्जांपल शायद प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर सच दैट, तो हमें वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर सच दैट, और हमें दिया है कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है, सेकंड हमको दिया है वेक्टर ए डॉट सी इज इक्वल्स टू जीरो। पहले वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया है, फिर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ और वो दिया है जीरो, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ और वो दिया है जीरो। देन द वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए इज, तो वेक्टर ए के पैरेलल जो वेक्टर रहने वाला है कौन सा रहेगा, हमें ऑप्शन दे दिए यहाँ पर। अब यहां पर हम जानते हैं कि कंडीशन हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो कब होगा, तो हमने देखा कि जब 90 एंगल रहेगा, है ना, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या रहने वाला है, ए बी कॉस थीटा, और ये जीरो है। तो जीरो क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच का एंगल 90 है। ठीक इसी तरीके से वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू जीरो है, ओके। अब ये जीरो क्यों है, क्योंकि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, और यहां पर भी वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब सपोज यहां पर हम केस फिर से कंसीडर करें, इसी को हम देख ले, अगर ये जो फिगर हमें दिया है यहां पर, या फिर यहां पर नहीं भी लिए हमने तो अलग से ले सकते, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो देखो अगर ये वेक्टर ए है, इसको परपेंडिकुलर है वेक्टर बी, तो ही तो जाके डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, इसको परपेंडिकुलर है वेक्टर बी, ओके। और वेक्टर ए को परपेंडिकुलर है वेक्टर सी, तो हम यहां पर ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। अब इसको परपेंडिकुलर है एक और वेक्टर वेक्टर सी, तो हम इसको यहां पर से ड्रॉ कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसा समझो, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी। इसके बीच का एंगल भी 90 है, और वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, बराबर। अब हमको क्या पूछ रहा है कि हमको ऐसा एंगल बताना है, ऐसा वेक्टर बताना है जो कि वेक्टर ए के पैरेलल हो, वेक्टर ए के पैरेलल की निशानी, वेक्टर ए के पैरेलल हो। तो हम चेक करते जाते हैं वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर बी और वेक्टर सी तो यहाँ पर हो नहीं सकते क्योंकि दोनों पैरेलल है, ओह सॉरी परपेंडिकुलर है। दूसरा ऑप्शन है दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हमें वेक्टर सी मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों को परपेंडिकुलर कौन था, वेक्टर सी है। तो ये तो नहीं हो सकता वेक्टर सी वेक्टर ए को परपेंडिकुलर, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। हमें सी दिया है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करेंगे तो भी हमें वो वेक्टर नहीं मिलेगा जो ए के परपेंडिकुलर। आप चाहे तो देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं वेक्टर एडिशन करके, ठीक है। अब क्या हो कि हमें ये ऑप्शन चेक करते हैं वेक्टर बी क्रॉस, अब देखो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करेंगे हम,
तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ये एक प्लेन के अंदर है, वेक्टर सी और वेक्टर बी एक प्लेन के अंदर है, और इनको परपेंडिकुलर है ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, मतलब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अगर हम करते हैं तो हमें वेक्टर ए मिलने वाला है, या फिर इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको वेक्टर डी दे सकते हैं। तो ये वेक्टर डी किसके पैरेलल रहेगा, वेक्टर ए के, उनके बीच का एंगल 0 रहेगा, क्योंकि वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों एक ही प्लेन में, तो इनको परपेंडिकुलर जो लाइन रहने वाली है वो ये रहने वाली। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपके एग्जाम्पल समझ में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हमें और दी है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पर वेक्टर के सिंबल में देना भूल गया, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ पर हमें बताने की इसकी वैल्यू क्या है। अब देखो इसको समझते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर सी। अब यहाँ पर इसको देखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ पर डॉट लेना है वेक्टर सी के साथ। तो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब इससे पहले हम बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये जो वेक्टर सी निकलने वाला है, ये हमेशा दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, ये दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। अब देखो जैसे ही ये दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा तो वेक्टर सी परपेंडिकुलर वेक्टर ए को, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वेक्टर ए है और ये वेक्टर सी है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या 90 डिग्री। और जैसे ही ये 90 डिग्री हो जाता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्या हो जाता है, ए सी कॉस 90, और कॉस 90 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगेन इनके बीच का एंगल भी 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, तो आपको आंसर मिलने वाला है 0। तो हमारे ऑप्शन ए है करेक्ट रहने वाला। ये एक और क्वेश्चन है, शायद प्रीवियस ईयर नीट का भी एक क्वेश्चन है, ये नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको, बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस 0 विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ए क्रॉस 0 हम करेंगे अगर वेक्टर ए क्रॉस 0, तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए 0 ए 0 वेक्टर और यूनिट वेक्टर। तो याद कीजिए हमने जब पढ़े थे शुरुआत में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में, कि अगर आप एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एक वेक्टर ही मिलता है, इसलिए यहाँ पर ये 0 नहीं होने वाला है कि हमने 0 से मल्टीप्लाई करते हो हमें 0 मिल जाएगा, नहीं, बल्कि यहाँ पर हमें ऑप्शन सी करेक्ट रहने वाला है। क्यों, क्योंकि 0 वेक्टर ही मिलने वाला है। 0 एक स्केलर है, उसको आपने मल्टीप्लाई किया वेक्टर से, तो आपको एक वेक्टर मिलने वाला है। 0 वेक्टर क्या होता है, इस पर हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाइए वहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि एग्जाम्पल आपको अच्छे लगे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों 2 अच्छे क्वेश्चन हमें दिए हैं, आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए हम शुरू करते हैं। द एंगल पहले पूछ रहा है कि द एंगल बिटवीन वेक्टर ए, यहाँ पर हमें वेक्टर दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, पहले ए क्रॉस बी फिर उसको रिवर्स कर दिया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो इसके बीच का एंगल पूछ रहा है पाई रेडियन है, π/2 रेडियन, π/4 रेडियन और 0 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या रहने वाला है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर हम 2 वेक्टर कंसिडर कर लें, यहां पर वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए, और ये हो गया अगर वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, ओके। तो ये अगर एक प्लेन में है तो जाहिर सी बात है इनको जो परपेंडिकुलर रहेगी लाइन वो ये रहने वाली है। ये एक प्लेन में अगर है तो इसको परपेंडिकुलर लाइन जो इनका जो वेक्टर रहेगा, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये मिल रहा है हमको वेक्टर सी, तो ये रहने वाला है, इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर सी बराबर। तो यहां पर हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जा रहे हैं, तो हम देख रहे थे कि ये वेक्टर सी जो है तो इन दोनों को परपेंडिकुलर था। अब हम अगर वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ आएंगे तो हम देख रहे होंगे कि ये अगर परपेंडिकुलर वेक्टर इस वेक्टर सी ऊपर है, तो यहाँ पर अगर हम इसको लेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से, ये वेक्टर बी है, अगर इसको हम यहाँ से वेक्टर ए की तरफ आएंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर डी, हम इसको कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर डी। तो देखो इनके बीच का एंगल, यानी ये दोनों के बीच का एंगल क्या मिल रहा है हमको, 180 मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इससे समझते हैं इसको, ये देखिए एक वेक्टर, अगर ये वेक्टर हमको दिया है वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जा रहे थे इस तरीके से, तो हमें डायरेक्शन अपवर्ड मिल रही थी, क्योंकि ये दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, ये प्लेन है अगर तो इसको परपेंडिकुलर रहेगा, ये हमने देखे थे। अब अगर हम वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ जा रहे हैं तो हमको यहाँ पर हाथ प्लेस करना पड़ेगा,
और कर्ल करेंगे उंगलियों को तो हम देखेंगे डायरेक्शन नीचे जा रही है। तो एक वेक्टर की डायरेक्शन ए क्रॉस बी करने पर और बी क्रॉस ए करने पर नीचे, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम देख रहे हैं, हमें जो मिला है वो है पाई रेडियन। पाई रेडियन क्योंकि पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें दिया है कि वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी कॉस थीटा बराबर। अब देखो हमसे पूछा कि देन द एंगल, यानी ये कंडीशन है कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है ए डॉट बी के, तो यहां पर इनके बीच का एंगल क्या रहना चाहिए। तो एंगल की कौन सी वैल्यू ऐसी है जो दोनों पर सेम आती है, कौन सा एंगल ऐसा है जिन पर कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो यहां पर हम देख रहे हो कि रूट ये 45 होता है, तो ए बी साइन 45 क्या होता है, साइन 45 1/√2 होता है शायद, और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45। तो 1/√2 और 1/√2 यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगे, ए बी इज इक्वल्स टू 1/√2 और ए बी इज इक्वल्स टू 1/√2। तो 1/√2 और 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, यानी दोनों साइड इनकी, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। कौन से एंगल पे आ रहा है, 45 पे आता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें दिया है और ये भी शायद प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन में से एक है। तो हमें दिया है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहां पर हमें एक रिलेशन दिया और हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो हमें ऑप्शन भी यहां पर दे दिए हैं। हम पहले देखते हैं कि हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये क्या होता है। तो हमने देखे थे कि वेक्टर एडिशन जो हम निकालते हैं वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। अब यहां पर हमें ए स्क्वायर मालूम है, बी स्क्वायर मालूम है, आंसर भी ए और बी के टर्म में है, लेकिन एंगल नहीं मालूम है। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तभी जाकर हम ये मालूम कर सकते हैं ना। ये देखो हमने शुरुआत में ही देखे थे वेक्टर एडिशन जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने ये सब डिराइव किए थे। ओके, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं अगर वीडियो वो नहीं देखे हैं तो यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी हुई है और वो ये है, एक इन्फॉर्मेशन दी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा, ये √3 को वैसे ही रहने दो, और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब √3 को यही रहने देते हैं, बाकी इसको ट्रांसपोज कर देते, तो ये हो जाएगा ए बी, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ए बी और ए बी, इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं लिखते। तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये इसको कॉस थीटा को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू √3। अब थीटा की कौन सी वैल्यू पर टैन जो है तो √3 आता है, तो हम जानते हैं कि थीटा की 60 डिग्री वैल्यू पर जो है तो हम देखते हैं कि √3 आंसर हमको मिलता है, √3 हमको आंसर मिलता है। टैन थीटा जो है तो जब 60 होगा तो हमको क्या मिलने वाली वैल्यू, √3 मिलने वाली। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया कि हमें जो है तो थीटा की वैल्यू 60 चाहिए, थीटा की वैल्यू 60 होना। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री, यही तो हमें चाहिए थी। अब यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कॉस 60, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस 60, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 60 क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर रूट हटा देंगे हम यहाँ पर, तो रूट हटाकर यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। तो क्या कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? यस, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट रहने वाला। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको एग्जाम्पल अच्छी लगी होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों एक और अच्छी एग्जाम्पल हमें दिए, आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है
द वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया है 5 यूनिट। वेक्टर बी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें दिया है 6 यूनिट। एंड हैज क्रॉस एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 50 यूनिट। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो हमें दिया है 15 यूनिट। और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें एक रिलेशन मालूम है, वो है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये जो होता है बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इनके बीच का एंगल मिल सकता है। ये हमें क्या दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 15 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 6 दिया है और ये हो गया साइन थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 6 30, ओके, और 30 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 15/30 विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। तो थीटा की कौन सी वैल्यू पर आपको साइन 1/2 मिलता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर थीटा की 30 डिग्री वैल्यू जब हम लेंगे तो हमें साइन जो मिलने वाला है 1/2 मिलेगा। और एक वैल्यू होती है 150, तो ये दो एंगल हमको मिले और 150 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि 0 से 180 के बीच में, तो 30 और 150 एंगल्स हमें फाइंड आउट हो गए। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स, एक और अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या दिया, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दे दिया 8, और हमसे पूछ रहा है कि ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के। अब यहाँ पर ए और बी का मैग्नीट्यूड तो मालूम है लेकिन कॉस थीटा नहीं मालूम है, तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो हमें दिया है वो होगा ए बी साइन थीटा के। तो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया, तो साइन थीटा यहाँ से निकल सकता है और इसकी बेस पे हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो ये हमें क्या दिया है, 8 दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या दिया हमें, इसका मैग्नीट्यूड 8 दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 5, साइन थीटा तो हमें मालूम करना है, इसके लिए इसे यही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा, और 10 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 8/10 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा मिलने वाला है, ये हो जाएगा 5, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4/5, तो 4/5। अब थीटा की कौन सी वैल्यू पर हमें साइन इनवर्स 4/5 मिलता है, तो हम जानते हैं कि एक फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हम यूज़ करते हैं बार बार, उसमें हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू यहाँ पर 37 आ जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखो हम बार बार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम जानते हैं कि अगर ये वाली साइड 4 है या फिर 3 है, ये वाली साइड 4 है, तो इसके 4 यानी बड़ी वैल्यू है तो इसके सामने बड़ा एंगल लगेगा जिसको हम 53 डिग्री बोलते हैं, और ये 3 है तो इसके सामने छोटा एंगल लगेगा जिसको हम 37 डिग्री कहते हैं। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है 5 मिलने वाला है। तो इसका साइन 53 क्या हो जाएगा, साइन 53, तो साइन 53 हम देखेंगे, साइन 53 बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर साइड 4 है और ये 5 है। तो यहाँ पर हमको इसका ये एंगल का हमें क्या चाहिए, थीटा क्या मिल गया हमें, थीटा में सॉरी 37 लिख दिया मैंने तो यहाँ पर 53 वैल्यू हमको मिली इसकी। तो अगर यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या दिया हमें, ए की वैल्यू हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है 2, बी का मैग्नीट्यूड 5। अब यहाँ पर कॉस 53 इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो 2 × 5 कॉस 53 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस क्या हमें 3 है और ये है 5, तो हम इसे कैंसल आउट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, ये 5 से 5 को कैंसिल करेंगे सॉरी,
तो 2 3 6 हमें वैल्यू मिलने वाली है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या मिलेगा, हमें 6 मिलने वाला है। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने कार्टेशियन फॉर्म के वेक्टर्स सॉल्यूशन नहीं किए या फिर उस पर एग्जाम्पल नहीं किए, तो हमने उसको अगले लेक्चर के लिए रखा है। इसका जब पार्ट 2 आएगा इसी लेक्चर का, तो वहाँ पर हम उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस पर खूब सारे एग्जाम्पल है, वो भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये एग्जाम्पल इसलिए सॉल्व कराया कि ताकि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद रहे, सिस्टमेटिक अंदाज में आप पढ़े तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, इसलिए पहले मैंने ये करा दिया। और जब हम जैसे ही कार्टेशियन फॉर्म पे हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर उस पर बेस एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यहाँ इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड गुड बाय।